जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम गाज़ेस लॉ वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे एंड दैट इज़ गाज़ेस लॉ एंड द कंडक्टर्स। गाज़ेस लॉ ज़ाहिर कंडक्टर्स पे भी अप्लाई हो सकता है और उसके बारे में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम कंक्लूड करेंगे, जो मैथमेटिकली कंक्लूड करने से ज़्यादा हम फिज़िकली कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझें तो हम पहले उनको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिर उसकी डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल एक स्टेप में हो जाती है। गाज़ेस लॉ यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द आइसोलेटेड कंडक्टर्स। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आइसोलेटेड कंडक्टर कौन सा कंडक्टर होता है। आइसोलेटेड कंडक्टर इज़ अ कंडक्टर जो आइसोलेट हो या वो हो अपने बाकी सारे सराउंडिंग से, यानी किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन उसका अपने सराउंडिंग के साथ नहीं है, किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू, किसी बैटरी के थ्रू, किसी सेल के थ्रू, किसी सर्किट के थ्रू वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर चीज़ से उसका किसी किस्म का कोई रिलेशन, कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं है, अलग थलग वो पड़ा हुआ है आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे मौजूद होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली आगे पीछे मूव कर सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, सर्कल के अंदर अंदर जो चीज़ पड़ी हुई चाहे वो जिस भी शेप का हो वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, अगर इसका बाहर किसी चीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है तो इसके अंदर बेशक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, आगे पीछे हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन सब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इतनी रैंडम और इतनी अपोजिट एंड डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है कि ओवरऑल टोटल उनकी जो मूवमेंट होती है वो एक तरह से ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से आपको पता है कि किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में कभी भी नेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपकी बिजली की जो तारें होती हैं वो हैं तो कंडक्टर्स, लेकिन अगर जब तक उनका मेन आपकी जो पावर सप्लाई होती है उसके साथ कोई कनेक्शन ना बना हो तो आप बेशक उसे हाथ में पकड़े रखें, बेशक आप निकट तार को पकड़े रखें, आपको करंट कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो है तो कंडक्टर लेकिन उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ओवरऑल इतनी रैंडम उनकी मोशन है कि वो ओवरऑल अपनी मोशन को एक दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देते हैं और नेट अमाउंट ऑफ करंट ज़ीरो होता है। और उनमें करंट तब फ्लो करता है जब उन्हें एक्सटर्नल किसी बैटरी के साथ, किसी सेल के साथ, किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और उस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। लेकिन उस टाइम वो कंडक्टर आपका आइसोलेटेड नहीं होता बल्कि वो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ओके, इसका मतलब है आइसोलेटेड कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी मोशन रैंडम है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन अगर करें कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसके अंदर ढेर सारे चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हुए एक दूसरे को डेफिनेटली रिपेल करेंगे और वो इतना रिपेल, मैक्सिमम रिपेल करेंगे कि वो एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं वो चले जाएँ और वो आखिरकार कहाँ तक जाके रुक जाएंगे। जाहिर है बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर पे जाके उनको रुकना पड़ेगा। इसका मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे वही हम दोबारा बैलून की मिसाल लें और बैलून के अंदर ढेर सारा चार्ज भरते हैं, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज भरते हैं, तो सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, लेकिन आखिरकार वो बाउंड्री ऑफ द बैलून पे आकर रुक जाएंगे क्योंकि वो बैलून से बाहर ज़ाहिर निकल के नहीं जा सकते। वो बैलून के अंदर आपने एक तरह से उनको कैद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ठीक है, अगर वो बैलून से भी निकल के बाहर नहीं जा सकते तो उन्हें बैलून की जो आउटर सरफेस है वहाँ पर आकर रुक जाना पड़ेगा। सो सारे के सारे आपके जो फ्री चार्जेस हैं वो यहाँ आकर रुक जाएंगे, इससे वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब है आपको एक चीज़ यहाँ तो खुद ही से क्लियर हो जाती है कि ये सारे जितने भी कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स अंदर मौजूद होते हैं, ये सब के सब आउटवर्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सब के सब उस टाइम तक रिपेल करते रहते हैं, मैक्सिमम रिपल्शन, जब तक ये सारे के सारे यहाँ बाउंड्री पर आकर रुक नहीं जाते। इधर इस बाउंड्री पे आकर सारे के सारे चार्जेस रुक जाएंगे, सारे बाउंड्री से बाहर तो वो फिलहाल नहीं जा सकते जब तक वो बहुत ज़्यादा अंदर से और कुछ फोर्स लगा के उन्हें खुद बाहर निकाल ना दें। अदरवाइज वो कंडक्टर अगर है तो ज़ाहिर उसकी एक सरफेस होगी, बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री पे आके वो सारे चार्जेस रुक जाएंगे। ऐसा अगर है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई फ्री चार्ज मौजूद नहीं है, जितने भी चार्जेस थे वो जितना एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे वो सब आपके यहाँ बाउंड्री पे आ गए। अंदर अगर कुछ सॉलिड चार्ज रह गया जो मूव नहीं कर सकता तो वो सारे न्यूट्रल चार्जेस रह जाएंगे अंदर। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली कि आपका कोई भी फ्री चार्ज आपका
कंडक्टर के अंदर नहीं होता। क्यू इनक्लोज इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, बल्कि जितना भी चार्ज है वो सारे का सारा उसकी बाउंड्री पर, उसकी सरफेस पर अपीयर हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर चार्ज अगर शुरू में मौजूद भी है, लेकिन जैसे हमने उसको आइसोलेट करके रखा, थोड़ा टाइम उसको सेटल होने के लिए दिया, तो सारा चार्ज रिपेल एक दूसरे को करके बाहर बाउंड्री पर जाकर रुक जाता है। सो चार्ज एक कंडक्टर का, आइसोलेटेड कंडक्टर का, उसके अंदर नहीं रुक सकता। अंदर टोटल चार्ज उसके ज़ीरो होता है और सारे का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर चला जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता तो इसका मतलब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, क्योंकि ये तो आप कि जितनी एफएससी में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, जितनी पिछले 2-3 चैप्टर्स में पढ़ी है, आपको बात क्लियर है ही कि आपका करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लाजमी उसके जवाब में कोई ना कोई करंट फ्लो करता है। अगर करंट किसी जगह से फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर नहीं है। छोटा मोटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसी रीजन में हो सकता है, लेकिन टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तभी तो यहाँ पर कोई करंट नहीं गुजरा। करंट इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है और अगर आपका चार्ज भी ज़ीरो है, करंट भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ से कोई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं गुजर रही। इसका मतलब है ये 4 चीज़ें हम यहाँ से फिज़िकली कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपका आइसोलेटेड कंडक्टर जो होता है उसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज भी ज़ीरो होता है, सारे का सारा चार्ज उसका रिपेल होकर फाइनली सरफेस पर चला जाता है। आइसोलेटेड कंडक्टर में टोटल नेट अमाउंट ऑफ करंट भी ज़ीरो होती है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। टोटल करंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है वहाँ पर लाजमी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है, वरना अगर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता तो उसके जवाब में लाजमी करंट फ्लो करता। अगर ये तीनों चीज़ें ज़ीरो है तो इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बाहर नहीं निकल रही। सो इसका मतलब है ये 4 चीज़ें फिज़िकली आपको समझ आ गई कि ये ज़ीरो हैं। अब इन 4 चीज़ों को एक दूसरे के साथ हम रिलेट मैथमेटिकली कर सकते हैं। जैसे गाज़िस लॉ आपकी ये स्टेटमेंट देता है, ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इनक्लोज अगर ज़ीरो है तो आपकी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ तो आप यहीं से प्रूव कर लेते हैं। ओके, और ये आपका हो गया गाज़िस लॉ। ठीक है, गाज़िस लॉ में अगर क्यू इनक्लोज ज़ीरो है तो यहाँ ऑटोमेटिकली एरिया, एप्सिलॉन नॉट सब चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अगर आपका क्यू इनक्लोज ज़ीरो है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेबल हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं, सो बाय गाज़िस लॉ द चार्ज ऑन दिस आइसोलेटेड कंडक्टर विल रिसाइड ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर हम चार्ज को सबसे आखिर में प्रूव करना चाहें तो हम गाज़िस लॉ ये वाला इस्तेमाल करेंगे और हम पहले ये चीज़ ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से फिर डेफिनेटली आप क्यू इनक्लोज इक्वल ज़ीरो प्रूव कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से किसी एक को पहले ज़ीरो लेके आप किसी दूसरे को ज़ीरो प्रूव कर सकते हैं। ओके ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, अंदर से हमने इसको अब हालो शो कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अब ये प्रूव कर लिया कि इसके अंदर चार्ज अगर शुरू में पड़ा हुआ भी था, लेकिन ये चूँकि आइसोलेटेड कंडक्टर है तो थोड़ा टाइम अगर हमने इसको आइसोलेट करने के बाद दिया है, यानी हमने इसे पूरी दुनिया से अलग थलग करके ला के यहाँ रख दिया और इसको छोड़ दिया, तो कुछ देर के बाद इसका सारा अंदर का चार्ज जाकर अंदर से भाग जाएगा रिपेल एक दूसरे को करके मैक्सिमम, और ये सारे के सारा सरफेस पे चला जाएगा, एंड दैट इज़ क्यू। अब इसके अंदर तो हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन इसके बाहर कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। वो निकालने के लिए हम गाज़िस लॉ अप्लाई करेंगे और अगेन हम पहले एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ये आपका फ़िलहाल किसी रैंडम शेप का बना हुआ है। जब कोई आपकी सरफेस रैंडम शेप का आप ले रहे हो कोई मटीरियल और उस पर गाज़िस लॉ अप्लाई करना हो, तो आप याद रखिएगा कि आप गॉसियन सरफेस एक पिल बॉक्स शेप में लेंगे। पिल बॉक्स इन्होंने यहाँ ड्रा किया हुआ है, हम दोबारा आपके सामने ड्रा करें। पिल बॉक्स मतलब एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर आपने ले लिया, ठीक है, और छोटा सा बॉक्स इस किस्म का जिसको क्रॉस ना करे, बल्कि एक साइड उसकी अगर बाहर है तो एक साइड उसके अंदर रह जाए। ठीक है, ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल का लें तो सारे इसका तो हर पॉइंट पे आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इधर है, और ये हमारा जो पिल बॉक्स है इसकी टॉप सरफेस का वेक्टर एरिया भी ऊपर है। बाकी इस साइड का वेक्टर एरिया इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। ओके, लेकिन चूँकि हमने पिल बॉक्स इस किस्म का लिया हुआ है कि उसकी एक साइड बाहर को निकली हुई है, दूसरी साइड इसके अंदर ही मर्ज हुई हुई है, तो ये वाला जो अंदर वाली इसकी ये इसकी बॉटम जो इस मटेरियल के कंडक्टर के अंदर है, तो अंदर तो हमने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इस वजह से इसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन, जितना उसके अंदर डिप होया हुआ उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ये साइडें जो बाहर निकली हुई हैं इनमें भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, क्योंकि ये 90 के एंगल बना रही है, काज ऑफ 90 ज़ीरो हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी इस साइड की बचेगी, तो यहाँ पे आपका बाकी सारी साइड्स आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, जो जितनी भी आप बनाएं, एक सिर्फ आपकी साइड रह जाएगी
गाजेस लॉ अगर हम अप्लाई करें, बाकी सारी साइड ज़ीरो हो जाएंगी, चाहे आप सिलेंड्रिकल शेप का बनाएं या एक स्क्वायर बॉक्स बना लें, सिर्फ आपकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, सिर्फ एक सरफेस का आपका एरिया कंट्रीब्यूट करेगा। इनके दरमियान कॉस ऑफ 0 = 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे डेल ले रहा है, आप सिग्मा ले लें, है ये आपकी सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा कंडक्टर बेशक 3 डायमेंशनल है लेकिन उसके सारे का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर चला गया, इसलिए हमें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है। वो आप सिग्मा ही लें तो बेहतर है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड उसकी नोटेशन है, वरना आप डेल्टा अगर लेते हैं तो फिर साथ आप लिखना पड़ेगा आपको कि डेल्टा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज, ठीक है, तो आपने इसको खोल लिया, कॉज ऑफ 0 1 हो गया, डी ए को टोटल एरिया ए के बराबर आपने खोल लिया, यहाँ से भी आपका टोटल एरिया निकल आया। और एरिया कौन सा एरिया है, या हम जो बॉक्स लिया था इसका टॉप वाली जो सरफेस थी उसका एरिया, और जितना उसने चार्ज अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ था, जाहिर है वो इसके नीचे नीचे जितना चार्ज आ रहा है उसके लिए हमने उस जगह का एरिया ए और साथ में सिग्मा मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वन। तो फाइनली कैंसिल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर।